फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है संज्ञान एवं सीखना। तो इसमें यूनिट 5 देखेंगे, समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में बालक। तो इसमें लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तर्क क्या है, इसकी विशेषताओं तथा तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि तर्क क्या है। तो देखेंगे, तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ ही रुचि और तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो तर्क है वो एक अभिव्यक्त क्रिया है और इसमें समाधान और व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या जब तर्क होता है तो इसमें इसके प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ साथ रुचि और तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें ये बताया गया है। आगे देखेंगे, सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। इसमें हमें किसी के भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसे उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। तर्क को एक उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। परीक्षा के समय हम तर्क के द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर और सही उत्तरों का चयन करके परीक्षा देते हैं। इसे बताया गया है कि जब परीक्षा हमारी होती है तो हम तर्क के द्वारा ही अच्छे प्रश्नों के सही उत्तर उनको चयन करके ही देते हैं ताकि अच्छे अंक हमें प्राप्त हो सकें। साक्षात्कार के समय तर्क द्वारा दिए गए अधिक उत्तर स्पष्ट तथा बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है तर्क की परिभाषा एवं अर्थ। हम विद्वानों के मतों के द्वारा तर्क की क्षमता, स्वरूप, परिभाषा आदि को निम्न रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे गैरेट के अनुसार है। गैरेट के अनुसार देखेंगे, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। ये गैरेट के अनुसार है। गैरेट ने बताया है कि मन में किसी उद्देश्य व लक्ष्य को रखकर चिंतन करना तर्क है। ये गैरेट ने बताया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन, तर्क में तथ्यों एवं सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं और जिन्हें परस्पर मिलाया जाता है और इस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे तर्क की विशेषताएं। तो तर्क की विशेषताएं देखेंगे, इसमें फर्स्ट है प्रतिक्रिया में शिथिलता। तो देखेंगे तर्क शक्ति का आरंभ प्रक्रिया की शिथिलता से होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति है वो कोई कार्य करने में असमर्थ होता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन सफलता न मिलने पर वह शिथिल हो जाता है और तर्क का सहारा लेता है। जो प्रतिक्रिया में शिथिलता है उसमें बताया गया है कोई व्यक्ति है जब कोई कार्य करता है और उसमें असफल होता है तो वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन सफलता न मिलने पर वह इधर उधर हो जाता है, इससे वह तर्क का सहारा लेता है। ये प्रतिक्रिया में शिथिलता में बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। इसमें देखेंगे तर्क में पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुमितियों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें समस्या समाधान के नवीन तरीकों का जन्म होता है। ये पूर्व ज्ञान में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कारण की खोज। देखेंगे तर्क में किसी घटना के कारण खोजा जाता है। तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर यहाँ खोजकर कारण और प्रभाव के बीच संबंध देखा जाता है। कारण खोज से समस्या का समाधान सरल हो जाता है। जो कारण की खोज है उसमें बताया गया है कि जो कारण है, क्यों है, कैसे है, इसमें आदि प्रश्नों को खोजा जाता है और उनके बीच संबंध देखा जाता है और खोज के द्वारा ही समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सीखने की विधियों का उपयोग। तो देखेंगे तर्क में सीखने की विभिन्न विधियों और प्रयत्न एवं सूझबूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, सहचर्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। ये विधियाँ क्रमवार प्रयोग
की जाती हैं ताकि समस्या का समाधान सही हो सके। जो सीखने की विधियों के प्रयोग है उसमें बताया गया है कि इसमें विभिन्न सूझबूझ, अनुकरण, सहचर आदि तरीकों का सहारा लिया जाता है जिससे यह समाधान जो समस्या है उसका समाधान हो सके। नेक्स्ट देखेंगे समस्या समाधान, नेक्स्ट हेडिंग है एंड लास्ट हेडिंग है। तो देखेंगे कि तर्क का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है और जब तक समस्या है तर्क का प्रयोग होता रहेगा। जो समस्या समाधान है उसमें बताया गया है कि तर्क का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। यदि तर्क किया जा रहा है तो वो समस्या समाधान के लिए किया जा रहा है। जब तक समस्याएं हैं तब तक तर्क का प्रयोग होता रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे तर्क बुद्धि के तरीके। तो देखेंगे शिक्षा में तर्क का प्रयोग बौद्धिक दृष्टिकोण के विकास के लिए किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होता है वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए किया जाता है और जब इसका निष्कर्ष ज्ञात हो जाता है तो ये जन सामान्य के लिए एक लाभदायक सिद्ध हो जाता है। एंड आगे देखेंगे जी स्टेनली थे और उन्होंने कुछ लिखा है। तो देखेंगे तर्क, आगमन और निगमन वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों जैसे कि ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, जनशास्त्र, कोशिका विज्ञान और आदि जीवन जगत में समाजशास्त्र, शासन विज्ञान, नेतृत्व शास्त्र, सहकारिता आदि के जगत में विद्वान है और इनका अध्ययन करता है। और आगे देखेंगे बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्न तरीके हैं, वो कुछ इस प्रकार है। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट है दृढ़ निश्चय। शिक्षक को बालक में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए और ताकि वे जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर सकें और दृढ़ निश्चय से लगन बुद्धि वृद्धि और उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार है। दृढ़ निश्चय में बताया गया है कि शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना है उसको बढ़ाना चाहिए और जिससे वह लक्ष्यों को पूर्ण कर सकें और अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखें। नेक्स्ट देखेंगे स्वाभाविकता का विकास। तो देखेंगे बालकों को तर्क की जो प्रेरणा है वो आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर जब विचार विमर्श करते हैं तो बालक अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय की नकारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। जो स्वाभाविकता का विकास है तो उसमें बताया गया है कि बालकों में यदि बालक कोई तर्क करते हैं, आपसी बातचीत होती है तो उसमें जो परिवार के सदस्य हैं एक साथ बैठे हुए हैं, विचार विमर्श होता है तो बालक की जो भी राय है उसको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें उनकी जो उनका तर्क है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उस तर्क की। आगे देखेंगे नेक्स्ट है सूझ शक्ति का प्रयोग। तो इसमें देखेंगे चिंतन एवं तर्क सूझ शक्ति एवं पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना बालकों को सिखाना चाहिए। जब बालक किसी समस्या का समाधान एवं पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाएंगे तो सूझबूझ शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार स्वयं के मानसिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान को किया जा सकता है जो सूझ का परिणाम होता है। जो सूझ शक्ति इसमें बताया गया है कि हमें सूझ एवं पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग करना चाहिए और बालकों को वही सिखाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान एवं पूर्व ज्ञान के द्वारा ही हो सके और वह सूझ शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के मानसिक चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है और जिससे परिणाम प्राप्त होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क के प्रकार बताइए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि तर्क के प्रकार बताइए। तो जानेंगे तर्क के प्रकार हम। सामान्य रूप से तर्क को ज्ञान के विश्लेषण का आधार माना जाता है। तर्क के आधार पर ही छात्रों में जटिलता
विषयों को सामान्य रूप से प्रस्तुत करने में शिक्षक को सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षकों को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि किस स्थिति में किस प्रकार के तर्कों का प्रयोग करने से छात्रों को विषय वस्तु सरलता से समझाई जा सकती है। आगे देखेंगे, आगे है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क देखेंगे कि निगमनात्मक तर्क का आशय उन तर्क वाक्यों से होता है जो कि एक निश्चित नियम या सिद्धांत से संबंधित होते हैं। इन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और इन सूचनाओं के आधार पर ही छात्रों में वृद्धि होती है। जो निगमनात्मक तर्क है तो उसमें बताया गया है कि एक निश्चित नियम तथा सिद्धांत से है संबंधित है और इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और इन सूचनाओं के आधार पर ही छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आगमनात्मक तर्क देखेंगे और इसमें देखेंगे इस तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिनके आधार पर हम छात्र के एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है और वह तर्क इस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है और ये सभी तर्क सामान्यीकरण एवं मर्स करते हैं। ये सिद्धांत निर्माण में सहायक होते हैं। आगे देखेंगे, इसमें आगे उदाहरण दिया जाता है कि राम की मृत्यु हो गई और राम ने जन्म लिया, और जैसे भैंस की मृत्यु हो गई और भैंस ने जन्म लिया, और जैसे कह सकते हैं चिड़िया की मृत्यु हो गई और चिड़िया ने जन्म लिया। अतः जो आगमनात्मक तर्क है उसमें बताया गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है और इस उदाहरण से वह सिद्ध होता है। आगे देखेंगे, जो आलोचनात्मक तर्क है उसमें बताया गया है कि इस प्रकार के तर्कों के आधार पर छात्र विभिन्न प्रकार की आलोचनात्मक अध्ययन के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे छात्र विद्यालय में प्रथम अवस्था में जाने पर संकोच करता है। जब इसमें बताया गया है जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वह संकोच करता है विद्यालय जाने में, परंतु जाने पर वह देखता है कि इस प्रकार के अनेक तत्वों के बारे में बालक सामान्य रूप से विचार करके अनेक गुण दोष का विवेचन करके स्वीकार करता है कि इस प्रकार के तर्कों को आलोचनात्मक तर्क के माध्यम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है अनौपचारिक तर्क। तो इसमें अनौपचारिक तर्क देखेंगे। अनौपचारिक तर्कों का प्रयोग सामान्य रूप से हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन में घर परिवार एवं वार्तालाप में करते हैं और इन तर्कों का कोई क्रमबद्ध रूप नहीं होता है, कोई क्रम नहीं होता है, इनको उचित महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। इन तर्कों की सामान्यता की स्थिति भी नहीं पाई जाती। जो अनौपचारिक तर्क है उसमें बताया गया है कि अनेक प्रकार से जो दैनिक जीवन है जब हम वार्तालाप करते हैं तो इसमें कोई क्रम नहीं होता है, इसीलिए इसे अनौपचारिक तर्क कहा जाता है। जैसे भूतों के 4 पैर होते हैं, भूत किसी भी स्वरूप को धारण कर लेता है, मनुष्य को भी भूत कहते हैं, बहुत से मनुष्य के 4 पैर होते हैं। इस प्रकार के तर्क अनौपचारिक तर्क होते हैं जो किसी नियम या निष्कर्ष विशेष की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। ये एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। आगे देखेंगे, औपचारिक तर्क है देखेंगे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार के तर्क वाक्यों में एक दूसरे से संबंध होता है तथा ये किसी निश्चित उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार के तर्क वाक्य दार्शनिक विचार प्रक्रिया का अंग होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मस्तिष्क शीर्षासन से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है और पद्मासन से पैर सुदृढ़ होते हैं और गणनासन से रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ होती है। ये सभी योगासन प्रमुख अंग है अतः योग मानवीय विकास की प्रमुख आवश्यकता है। ये औपचारिक तर्क में बताया गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो निर्णय देखेंगे जो निम्न प्रकार हैं देखेंगे, प्रमुख व गौण नियम। जब किसी
जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिए जाते हैं तो इसे प्रमुख निर्णय कहते हैं। इसे आधारभूत निर्णय का महत्वपूर्ण निर्णय भी कहते हैं। भूमि क्रय करना, संयंत्र क्रय करना, वस्तु मूल्य निर्धारित करना आदि निर्णय इस वर्ग में आते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है और जब सामान्य मामलों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं जिसके लिए अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य व गौण नियम में बताया गया है कि जब हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो उसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जो सामान्य मामलों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं जिसके लिए अधिक संकोच व विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है अनियोजित एवं नियोजित निर्णय। तो देखेंगे ऐसे निर्णय जो किसी परिस्थिति विशेष पर अकस्मात लेने पड़ते हैं। कहने का मतलब है जब किसी परिस्थिति पर अचानक लेने पड़ते हैं जिसके लिए कोई पूर्व योजना नहीं होती है, अनियोजित निर्णय कहलाते हैं। इसके विपरीत ऐसे निर्णय जो किसी पूर्व योजना पर आधारित होते हैं नियोजित निर्णय कहलाते हैं। नियोजित निर्णय ठोस तथ्यों पर आधारित होते हैं। जो नियोजित निर्णय है वो किसी ठोस तथ्य पर ही आधारित होंगे क्योंकि यह पूर्व निर्धारित योजना पर भी आधारित होते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय। तो देखेंगे निर्णय ऐसे निर्णय जो संगठन को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। यह संगठन के पदाधिकारी के रूप में लिए गए होते हैं तो ऐसे निर्णय को संगठनात्मक निर्णय कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति द्वारा अपने पद के कारण जो निर्णय लेने पड़ते हैं उसे संगठन प्रभावित होता है और संगठनात्मक निर्णय कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी संगठन में कार्यकृत में या पद के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह संगठन उससे जो संगठन है वो पूरा प्रभावित होता है और जिसे संगठनात्मक निर्णय कहते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय को व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है नैतिक एवं व्यू रचना संबंधी निर्णय। तो इसमें देखेंगे ऐसे निर्णय जो दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं नैतिक निर्णय कहलाते हैं। इन्हें सामान्य निर्णय भी कहते हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर को किया जाने वाला मजदूरी भुगतान। व्यू रचना संबंधित निर्णय लेना व्यवसाय के लिए कठिन कार्य होता है। यह व्यवसाय के भविष्य को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय। ऐसे निर्णय जो केवल एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। जो व्यक्तिगत निर्णय है उसमें बताया गया है कि जो किसी एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय में लिए जाने वाले निर्णय व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। इसे बताया गया है जो एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है उसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। ऐसे निर्णय जो एक समूह द्वारा जैसे अधिकारी एवं कर्मचारियों के समूह द्वारा लिए जाते हैं उसे सामूहिक निर्णय कहते हैं। जो सामूहिक निर्णय उसमें बताया गया है कि एक समूह द्वारा एक अधिकारी जैसे कर्मचारी के समूह द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसे सामूहिक निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट है नीति विषयक निर्णय एवं संचालन संबंधी निर्णय। देखेंगे कि नीति विषयक निर्णय संगठन के शीर्ष प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं और यह संगठन की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं। लाभांश की दर निर्धारित करना जैसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि नीति विषयक निर्णयों की श्रेणी में आते हैं। संचालन संबंधी निर्णय निम्न स्तरीय प्रबंधों द्वारा लिए जाते हैं। किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, कितना काम आज हो जाना चाहिए और आदि संचालन संबंधी निर्णय भी हैं। इसमें बताया गया है कि संचालन संबंधी निर्णय है उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति को कौन सा काम करना है और कितना काम करना है, ये आदि इस संचालन संबंधी निर्णय में के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्या है, इसकी तथ्य बताइए। तो पहले देखेंगे कि सृजनात्मक का अर्थ ही देखेंगे कि क्या होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा सृजनात्मकता को विभिन्न ढंग से प्रदर्शित या परिभाषित किया गया है। तो
के द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार है। देखेंगे कि डिहान तथा हैविंगहर्ट के अनुसार देखेंगे सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करें। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। जो सृजनात्मकता है उसमें बताया गया है कि यह कोई वस्तु है, उसमें समाज के लिए वह नवीन हो सकती ही है या उसका कभी प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया हो। और नेक्स्ट है ड्रेवहल के अकॉर्डिंग है। ड्रेवहल के शब्दों में है, इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ये ड्रेवहल के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने कहा है उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से है। समस्या पर नए ढंग से सोचना तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या व विधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है और प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग में से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता को ही सृजनात्मकता कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सृजनात्मकता है वह योग्यता है जो किसी व्यक्ति या समस्या और के समाधान को खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचारने में समर्थ होती है और इसे नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने से इसकी योग्यता ही सृजनात्मकता होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है सृजनात्मकता के तत्व हैं। तो देखेंगे सृजनात्मकता की परिभाषा के अवलोकन तथा विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सृजनात्मकता को संवेदनशीलता, लेखन व काव्य कला तथा चित्रकला तथा भवन निर्माण आदि सृजनात्मक कार्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। जिसे सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व हैं जिसे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रवाह। देखेंगे प्रवाह क्या है। प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों से प्रयुक्तों से प्रस्तुत करने से है। और प्रवाह को पुनः 4 भागों में वैचारिक प्रवाह और वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्त प्रवाह, साचार प्रवाह और शब्द प्रवाह में बांटा जा सकता है। वैचारिक प्रवाह से विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुट को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक बताना और किसी वस्तु के अनेकानेक के उपयोग बताना और किसी वस्तु को सुधारने के अनेकानेक तरीके बताना। और अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विविधता। देखेंगे कि विविधता से अभिप्राय किसी समान रूप से दिए प्रत्ययों या विकल्प में विभिन्नता के होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। यह भिन्नता में देखा जाता है और भिन्नता की 3 विमाएँ हैं। आकृति स्वतः स्फूर्ति विभिन्नता, आकृति अनुकूलन विभिन्नता तथा शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविध हो सकती है। आकृति स्वतः स्फूर्त विभिन्नता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों की विभिन्नता से है। आकृति होती है निरंतरता। अनुकूल विभिन्नता से अभिप्राय किसी वस्तु या आकृति के रूप में किसी दिए गए रूप से है। परिवर्तन की शैली आदि करने की विधियों से ही विभिन्नता होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है मौलिकता। तो मौलिकता देखेंगे, मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असमान अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होने से है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प या उत्तर
सामान्य या प्रचलित विकल्पी या उत्तर से कितने भिन्न है। दूसरे शब्दों में मौलिकता प्रमुख रूप से नवीनता से संबंधित है। जो मौलिकता है उसमें बताया गया है कि यह पूर्णतः नवीनता से संबंधित है। जो व्यक्ति अन्यों से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक कहा जाता है। और वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिकता के कुछ उदाहरण है। आगे देखेंगे विस्तारण देखेंगे। विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या करना या व्यापक पूर्ति या गहन या प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को दो भागों में शाब्दिक और विस्तारण तथा आकृति विस्तारण में बांटा जा सकता है। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उससे एक सार्थक चित्र बनाना होता है। ये विस्तारण में बताया गया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसकी विशेषताएं देखेंगे। फर्स्ट है जीवन के आरंभ से ही सृजनात्मकता का प्रादुर्भाव होता है और इसका विकास सामाजिक पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जो इसमें बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में, जो सृजनात्मकता है इसका प्रादुर्भाव होता है और जिसका विकास सामाजिक पर्यावरण पर बहुत पड़ता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता संबंधी योग्यताओं का विकास अन्य योग्यताओं के विकास से भिन्न होता है और इसमें विकास की जो गति है वो एक सी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता को मापा जा सकता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है विशेषता, जो सृजनात्मकता है उसको मापा जा सकता है, किंतु एक ही परीक्षा के द्वारा सभी प्रकार की सृजनात्मकता को मापना संभव नहीं है। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता का विकास जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति या विषय का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे सृजनशील व्यक्तियों की प्रवाहता होती है, वे अपने विचारों को प्रवाहता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता एक प्रक्रिया या योग्यता है और यह उत्पादन नहीं है। जो यह सबसे अच्छा पॉइंट है कि सृजनात्मकता है वो एक क्रिया या योग्यता है, ये उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को दर्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता एवं बुद्धि में संबंध स्पष्ट करें। तो देखेंगे कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि सृजनशीलता और बुद्धि के बीच एक संबंध है। यह नहीं सृजनशीलता के लिए अपेक्षित बुद्धिमानी का स्तर जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होता है वो कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम होता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापे गए बुद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सृजनात्मकता व्यक्ति जितना भी उसकी बुद्धि है उसका कितने प्रभावशाली ढंग से वह प्रयोग करता है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में संबंध है जो बताया गया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है चैपलिन के अनुसार इन्होंने क्या बताया है वो देखेंगे। और चैपलिन ने जो बताया है वो बताया है कि सृजनात्मकता का तात्पर्य कला या यंत्र विज्ञान में नई आकृतियों को उत्पन्न करने तथा नवीन उपागमों द्वारा समस्याओं को हल करने की योग्यता से है। ये चैपलिन के अकॉर्डिंग है। और सृजनात्मकता व्यक्ति की एक बड़ी विशेषता बुद्धि है जिसमें कोई संदेह नहीं है कि सृजनात्मकता या रचनात्मक कार्य करने के लिए बुद्धि आवश्यक है, परंतु सृजनात्मकता के लिए उच्च बुद्धि जिसमें इसमें बताया गया है कि उच्च बुद्धि आवश्यकता होती है। इसमें बताया गया उच्च बुद्धि की इसमें
आवश्यकता होती है। इसमें सॉरी की नहीं के है, उच्च बुद्धि की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गेट जेल्स तथा जैक्सन के अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा है कि प्रचलित बुद्धि परीक्षाओं तथा सृजनात्मकता की परीक्षाओं के बीच संबंध जानने का प्रयास किया। शिकागो स्थित एक विद्यालय के कुछ छात्रों को दो समूह में बांटा गया। एक समूह में छात्र उच्च सृजनात्मकता किंतु निम्न बुद्धि लुब्धि के तथा दूसरे समूह में उच्च बुद्धि लुब्धि तथा निम्न सृजनात्मकता वाले छात्र रखे गए। इन दोनों समूहों के छात्रों की विद्यालय उपलब्धि तथा व्यक्तिगत गुणशील के क्षेत्र में परीक्षा ली गई। नेक्स्ट देखेंगे, इससे यह निष्कर्ष यह निकलता है कि उच्च बुद्धि लुब्धि वाले छात्रों का समूह जिसकी सामान्य बुद्धि लुब्धि 132 थी, बट विद्यालय उपलब्धि की परीक्षा लेने वाले दूसरे समूह से अधिक अच्छे नहीं पाए गए। इन छात्रों की बौद्धिक जो योग्यता तथा रचनात्मक योग्यता के बीच 0.11 से 0.49 का सहसंबंध पाया गया। इससे यह पता चलता है कि लगभग 120 वृद्धि लुब्धि से अधिक बौद्धिक योग्यता होने पर उसका कोई प्रभाव जन्मात्मकता क्रिया पर नहीं पड़ता है, इसे बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि को समझाइए और इसके गुण दोष को भी समझाइए। तो समस्या समाधान की विधियां हैं जो इस प्रकार है, वो देखेंगे कि इस विधि के जनक प्राचीन काल के अनुसार सुकरात व सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय के विचार जॉन डीवी हैं। समस्या उस समय प्रकट होती है जब एक लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और सावधान होता है, सीधा या आसान होता है तो समस्या आती ही नहीं है। आगे देखेंगे, समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक के कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। समस्या समाधान का अर्थ लक्ष्य को प्राप्त करने आने और समस्या का समाधान, इसको समस्या हल करने पर ही विधि ही कहते हैं, समस्या समाधान करने की विधि कहते हैं। आगे देखेंगे, समस्या समाधान की विधि के सोपान देखेंगे, चरण देखेंगे। कहने का मतलब है इस विधि का अनुपालन करते समय स्वयं सर्वप्रथम समस्या की पहचान की जाती है और समस्या को हल करने के लिए समस्या समाधान विधि के चरण का पालन करते हैं और हम अपनी समस्या का निर्धारण करने पर अपनी लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो फर्स्ट है समस्या की पहचान किस तरह होनी चाहिए कि समस्या का स्पष्ट विवरण तथा समस्या कथन। नेक्स्ट है समस्या का स्पष्टीकरण विद्यार्थियों द्वारा आपस में चर्चा। नेक्स्ट है समस्या का परिसीमन, समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना। और लास्ट है परिकल्पना का निर्माण, जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण करना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है प्रयोग द्वारा परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, विश्लेषण। और नेक्स्ट है समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इसमें गुण है, समस्या समाधान की विधि के गुण हैं। तो इसमें देखेंगे विधि से विद्यार्थी सहयोग करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं विधि के द्वारा और दात्री समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं और विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पनाशीलता वृद्धि होती है और विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं और यह विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक आवृत्ति के विकास में सहायक है। नेक्स्ट देखेंगे कि समस्या समाधान की विधि के दोष। तो देखेंगे इसमें इस विधि के प्रयोग में समय ज़्यादा लगता है। जो समस्या समाधान की जो विधि है सबसे बड़ा दोष है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है और पाठ्य पुस्तक का इसमें अभाव होता है और इस विधि में त्रुटियां प्रभावहीन के कारण होती हैं और इसमें जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। और नेक्स्ट है इस विधि से हर विषय वस्तु का परीक्षण
हर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता। ये समस्या समाधान विधि के जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण दोष हैं ये बताए गए हैं।